हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभय कुमार चतुर्वेदी। मैंने और मेरे फ्रेंड मयंक ने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है AMDI स्टूडियो। बेसिक मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमारे देश में बहुत सारे अपडेट्स हुए इस बीच में और जिनको हम जानना तो चाहते हैं लेकिन शायद कुछ इन्फॉर्मेशन रह जाती है जो कि हम नहीं जान पाते। तो बेसिक मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ हमारा यही था कि हम उन लोगों के पास ये नॉलेज स्प्रेड कर पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने लेटेस्ट जो टॉपिक लिया है वो है हमारी देश की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो अगर आप लोगों ने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो आप बेल आइकन दबाएं हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। दूसरी चीज कि अगर आपको ये इस तरह के वीडियोस में इंटरेस्ट है तो प्लीज इसे लाइक करें। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जहां तक बात है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज किसी भी देश के लिए उसकी एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यान में रख के यही हमारा मोटिवेशन था, क्योंकि इस चीज में बहुत दिनों से कोई खास चेंजेस हुए नहीं थे। तो हम इन चेंजेस को किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट है कि जैसे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी इंट्रोड्यूस की गई है वो की गई है इसी जुलाई मंथ में। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी हमारी वो 1968 में इंट्रोड्यूस हुई थी। उससे पहले भी एजुकेशन पर काफी काम किया था हमारे देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने। जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो बिना पॉलिसी गाइडलाइंस के ये इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उस चीज को ध्यान में रख के ये पॉलिसी बनाई गई थी जो कि 1968 में इंट्रोड्यूस हुई है फर्स्ट। जो बेसिक मोटिव था इस पॉलिसी का वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि 14 साल से जितने भी कम के बच्चे हैं या 14 साल तक की एज के जितने भी लोग हैं वो सभी साक्षर होने चाहिए हमारे देश में। तो इस चीज को अगर ध्यान में रख के ये चीज बनाई गई थी उस समय। और भी बाकी बहुत सारी चीजें थी क्योंकि इसका इतिहास बहुत बड़ा है। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ कि 68 के बाद जो दूसरी पॉलिसी लाई गई वो हमारी 1986 में मिस्टर राजीव गांधी जी के नेतृत्व में लाई गई, जिस पर कि 1992 में कुछ मॉडिफिकेशन किए। जिस समय हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे 1986 में मिस्टर राजीव गांधी के नेतृत्व में। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस करी। जैसे अगर चेक करूं तो उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट को स्टेब्लिश किया उन्होंने। दूसरा UGC था जो कि बहुत बड़ी संस्था थी जो कि कई यूनिवर्सिटीज को गाइडलाइन देती थी। तो इस तरह से कहते हैं इन्होंने एक आउटलाइन देने की कोशिश की थी ताकि ये चीजें फॉर्मुलेट हो पाए अच्छे ढंग से। देन बेसिक फंडा वही था कि जैसे 1968 का जो पहला जो पॉलिसी आई थी उसको हम रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। देन जिसका कि मेन मोटिव था 14 साल के बच्चों तक की एजुकेशन का। दूसरा जो 1986 में जो पॉलिसी आई उसका जो मेन मोटिव था कि जो हमारे SC और ST कैटेगरीज है या हमारी जो विमेन्स के लिए जो एजुकेशन है उसको हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाए। बिकॉज 1968 में जो पॉलिसी आई उसी के बेस पे इन्होंने जज किया कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं और उसी को ही मॉडिफाइड वर्जन में लेके आए, जिसमें कि महिलाओं की साक्षरता, SC ST ट्राइब्स की साक्षरता को भी ध्यान में रख के इन्होंने टीचर्स भी उसी बैकग्राउंड से ही लिए। जो इन्होंने टीचिंग पॉलिसी भी लाए थे वो भी उसी को ध्यान में रख के लाए थे। तो ये कुछ सुधार उस समय पे किए गए थे। बहुत सारी अलग अलग चीजें भी हैं। जैसे बहुत बड़ा जो रिफॉर्म था वो था ओपन यूनिवर्सिटी का फंडा। हमारे देश में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई पहली बार, और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की शुरुआत के बाद बहुत सारे लोग इस साक्षरता अभियान से जुड़ गए। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि डायरेक्ट एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे।
हमने बहुत सारी चीजें गठित करी, जैसे आप आईआईटीज को ले लीजिए, हमने आईआईएम्स स्थापित किए जिनका की बहुत अच्छी रैंक भी है आजकल वर्ल्ड में। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के ये पॉलिसी का कुछ एक बैकग्राउंड था जो कि मैंने आपको दिया। नाउ वी कम टू द मेन स्ट्रीम की हमारी थर्ड पॉलिसी कब लाई गई। तो थर्ड पॉलिसी हमारी बिल्कुल 1986 के बाद, इट टुक ऑलमोस्ट 34 इयर्स। तो 34 साल के बाद मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको फिर से एक नई पॉलिसी लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिस पर बहुत काम किया गया। लिटरली मैं आपको आगे बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। तो मैं अब इसको बहुत ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं इसको शुरू कर रहा हूं कि इसमें पॉलिसीज में है क्या। इसमें पॉलिसीज में जो हमारे पास है वो ये कि इसको तीन भागों में डिवाइड करके मैं आपको समझा सकता हूं। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको पढ़ेंगे, ये पेरेंट्स के लिए भी उतनी जरूरी है, इवन जो टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस बच्चों के लिए तो है ही लिटरली। तो मैं आपको बताऊं कि जो इसका फर्स्ट फेज है वो है एजुकेशनल, जो स्कूल एजुकेशन है हमें। अब जो स्कूल एजुकेशन है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो स्कूल एजुकेशन के लिए इन्होंने 4 स्टेज डिफाइन की हैं, जो कि पहली स्टेज है फाउंडेशनल, जिसमें कि हम 5 साल तक के बच्चों को ट्रीट करेंगे, उनके प्लेइंग स्कूल एंड ऑल, जो उनकी शुरुआती गतिविधियां उनको ध्यान में रख के ये चीज बनाई गई है, जो कि बहुत यूजफुल है। सेकेंड जो आती है हमारी प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें कि बच्चा अपनी आगे के फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है, उसको हमें कैसे प्रिपेयर करना है ये भी उस स्टेज में बहुत ही इलेबोरेट करके लिखा हुआ है। देन इसके बाद है हमारी मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज को इन्होंने उतना ही अच्छा रखा है जितना ये इम्प्रूव होना चाहिए था, जिसमें कि बच्चा हायर स्टडीज की तरफ अप्रोच कर रहा होता है। तो इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने इकट्ठे किए। देन आती है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें कि बच्चा ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है हायर एजुकेशन के लिए, अब उसको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, तो वहां पर ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है पॉलिसी। तो जो हमारा 10+2 का जो स्ट्रक्चर है इन्होंने रिवाइज किया है और उसको 5+3+3+4 की कैटेगरी बनाई है, जो कि मैंने आपको भी बताई कि वो स्टेज वाइज डिवाइड कर दिया। दूसरा हमारा जो 10+2 के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको भी इजी करने की कोशिश की गई है। उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने की है कि असेसमेंट के तरीके किस तरह से होंगे और वो क्या जज करेंगे। बेसिकली कॉग्निटिव एबिलिटी होनी चाहिए जिसको वो जज करेंगे, कॉम्पिटेंस होना चाहिए। फिर एक नया असर्डिटेशन इन्होंने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है, जो कि हायर एजुकेशन में, जैसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया है, तो वो एक सिंगल बॉडी है जो कि रेगुलेट करेगी ऑल ओवर एजुकेशन पॉलिसी को, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिकॉज हमारे पास इनिशियली बहुत सारी बॉडीज थी और पता नहीं चलता था कि कौन सी बॉडी किसको कहाँ रेगुलेट कर रही है। तो बहुत मतलब सिचुएशन बहुत ऐसी हो जाती थी कि कई बार लोग समझ नहीं पाते थे। अभी वो ऐसा कुछ नहीं है, अब एक सिंगल बॉडी है। दूसरी चीज ये कि क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन के साथ इंटर्नशिप भी अनाउंस की गई है, जिसमें कि ये ध्यान रखा जाएगा कि एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट दे सके, चाहे भले वो कुछ ही दिन का हो। देन फिर टीचिंग जो होगी वो आपकी मदर टंग में होगी, जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे हम जो प्रेशराइज कर रहे थे कि नहीं आपको इंग्लिश सीखनी है, उससे आपको फर्क मिलेगा कि आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट 5th तक तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसको आप कंटिन्यू भी करते हैं 8th तक तो कोई बुराई नहीं है, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है आपके पास। देन जो बेसिक फंडा है कि इतनी बड़ी एजुकेशन पॉलिसी लाने का फायदा क्या है, तो ये 360 डिग्री काम करती है, जो कि आपकी हमारे देश में पुराने तरीके की कल्चर भी है और नया साइंटिफिक मेथड्स भी हम ले रहे हैं, दोनों को इसमें समावेश करने की कोशिश की गई है, ताकि आपको एक्सपोजर है वो दोनों का मिल सके, आप अपने रूट्स भी नहीं भूलेंगे और आप नई चीज भी इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें। अब मैं आपका जो सेकंड मेन पॉइंट है कि अभी तो हम स्कूल एजुकेशन बता रहे थे, नाउ द थिंग इज कि सेकंड जब हम हायर एजुकेशन पे जा रहे हैं तो क्या क्या चीज ली है। तो अब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक नई बॉडी होगी जो कि ये सब कुछ रेगुलेट करेगी, जिसमें कि बहुत सारी चीजें हैं कि जो मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन वो सभी कुछ इसके अंडर आ जाएंगे। देन HECI का एक इंडिपेंडेंट वर्टिकल, ये इंडिपेंडेंट वर्टिकल होगा जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। देन आपका नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल
फॉर रेगुलेशन होगा, जो कि इन रेगुलेशंस को देखेगी कि जो जो चीजें पॉलिसी में लाई गई हैं वो ठीक से इंट्रोड्यूस हो रही हैं या नहीं, और ग्रास रूट पे इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं। देन जनरल एजुकेशन काउंसिल बनाया है फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए। स्टैंडर्ड सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी तक हमारे यहाँ इसकी अनदेखी हो रही थी, लेकिन अब इससे शायद इस पर बहुत अच्छा फर्क पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। देन हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन बन रहा है, जो कि आपका जैसे अभी तक जो होता था कि हमारे पास बहुत सा इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए कि एक एजुकेशन पॉलिसी में भी इक्वालिटी होनी चाहिए, और कहीं पे अगर हो रही है इनइक्वालिटी तो उसको वो आइडेंटिफाई कर पाए। देन कॉलेज के एफिलिएशंस, यस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पहले कॉलेजेस के एफिलिएशंस किसी यूनिवर्सिटी से होते थे, उनके रिव्यूज नहीं होते थे कि वो कॉलेज कैसा काम कर रहा है और उसका वो कितना फ्रूटफुल है, कितना प्लेसमेंट दे रहा है, क्या दे रहा है। कोई रिकॉर्ड मेंटेन अगर होता भी था तो वो ऑन पेपर ही रह जाता था। अभी इसमें एक नई गाइडलाइन है कि उनको एफिलिएशन ही 15 साल तक के लिए मिलेगा। इसके बाद अगर उनको उसको कंटिन्यू करना है तो अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, जो कि हमारे और आप जैसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअल में जब हम कभी जाते हैं एडमिशन के लिए तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि इसका भविष्य क्या है। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया है इसको, फ्लेक्सिबल बनाया है। आप अगर आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई तो जहां पे आप छोड़ रहे हैं आपको वहां पे सर्टिफिकेट और डिप्लोमास वगैरह की और बैचलरेट्स की डिग्री मिलेंगी। लाइक अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स की बात करें तो फर्स्ट ईयर में अगर आप ड्रॉप करते हैं देन आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। सेकेंड ईयर में अगर आप ड्रॉप करते हैं तो डिप्लोमा मिलता है। थर्ड ईयर में अगर आप ड्रॉप करते हैं तो थर्ड ईयर में अगर आप स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको बैचलरेट की डिग्री मिलेगी। तो अब प्रोसेस बहुत इजी हो गया है। एक डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक बनाया गया है जिसमें कि आपके पॉइंट्स इकट्ठे होंगे और उन पॉइंट्स को आप आगे फर्दर स्टडीज के लिए यूज कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर ड्रॉप कर दिया तो आपको दोबारा आके फर्स्ट ईयर करना पड़ेगा। आप उन क्रेडिट बैंक्स के थ्रू आप अपनी आगे की पढ़ाई को फर्दर स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। उसकी कुछ स्टिपुलेटेड गाइडलाइंस हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, जो कि अगर आप कहेंगे तो हम आपको बताएंगे। एक एमफिल डिग्री जो इन्होंने है वो खत्म कर दी है, और एमफिल डिग्री बहुत लोगों के ने इस पर व्यूज दिए थे कि बहुत बड़ी डिग्री कर रखी है और यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन वो अब खत्म हो गई है। टीचर्स के लिए बीएड अब कंपलसरी है, बिना इसके वो टीचिंग प्रोफेशन में नहीं जा पाएंगे। तो टीचर्स के लिए ये खास तौर पे ध्यान रखने वाली बात है। नए असेसमेंट सिस्टम को भी टीचर्स को अडेप्ट करना पड़ेगा बहुत जल्द से जल्द, और बच्चों को भी कराना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि पहले वो खुद समझ के और तभी बच्चों को इंप्लीमेंट करा पाएंगे। इसके बाद हम आते हैं जो कि अदर चेंजेस, जो कि तीसरा पार्ट है इसका और जो कि इंपॉर्टेंट है। अदर चेंजेस में क्या है कि नेशनल असेसमेंट सेंटर इन्होंने एक परख के नाम से बनाया है, जो कि ये असेस करेगा कि जो अंडर टैलेंटेड बंदे हैं उनको हम किस तरह से एनहांस करके ऊपर ला सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को किस तरह से एनहांस कर सकते हैं। देन हमारा है फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना। अभी तक क्या होता है कि हमारे पास आईएम है, आईआईटीज हैं, बिट्स हैं, लेकिन अब हमारे पास हो सकता है कि इन फ्यूचर ऑक्सफोर्ड भी हो, कैम्ब्रिज भी हो, या मिनियापोलिस यूनिवर्सिटी जो बहुत बड़ा नाम सुनते हैं, वो शायद यहाँ पर अपने कैंपसेस खोल सकते हैं, जो कि कंपटीशन लेकर आएंगे और जिसका फायदा स्ट्रेट अवे आपको और हम जैसे फ्यूचरिस्टिक लोगों को मिलेगा, जो कि अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं या जो उनको बाहर भेजना चाहते थे और जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन सेटअप होंगे। तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, बिकॉज इस तरह को लेकर पहला कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। अब इन्होंने प्रॉपर इसकी एक गवर्नमेंट बॉडी बना दी है ताकि हम इन चीजों पर भी ध्यान दे पाए। डिजिटलाइजेशन करना है, ऑफ कोर्स कोरोना पैंडेमिक, इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, इन 4 महीनों में बहुत से लोगों ने ये सीखा है कि घर पे रह के कैसे काम करना है। जो कंपनीज ये बोलती थी कि हम आपको ऑफिस आना ही पड़ेगा, वो भी अब फ्लेक्सिबल हो गई है। और इवन स्कूल कॉलेजेस जो कि जाना मैंडेटरी होता था, वो भी अब फ्लेक्सिबल होकर घर पे आ गए। तो आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बायजूस, बहुत तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि घर पे आपको स्टडी करवाते हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और इसकी तरफ ध्यान देने के लिए उन्होंने एक रेगुलेटरी बॉडी भी बनाई है, तो वो इन डिजिटाइजेशन पे भी ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा बहुत सारे अदर चीजें भी हैं जिसको कि इसमें क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अदरवाइज इसमें सारी चीजें तो मैं शामिल नहीं कर सकता था, बिकॉज जब मैंने इस पॉलिसी को पढ़ा तो ये एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट था 68 पेजेस का, जो मुझे लगा कि वीडियो पे तो पूरी तरह से नहीं आ पाएगा। बट ये मैंने इसको आउटलाइन किया है कि इन 3 चीजों में आप इस पॉलिसी को अच्छे से समझ पाएंगे। इनफैक्ट आप इसको शायद 80-90% कवर कर पाएंगे। बाकी इसी तरह के वीडियोस मैं आगे भी लाता रहूंगा और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले फर्दर इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। इसी के साथ मैं यहां पर इसको समाप्त करता हूं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।